All right, good evening, everyone. Hi, Kushal. Hi, Aditya. Good evening, Aman. Hi, Sairam. Hi, Pratmesh. Good evening, Rudra. Hi, Shreya. All right, good evening, everyone. So, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ डाउट्स नहीं है भाई, मतलब आई ऑल्सो वांट टू टीच, तो ऐसा नहीं कि जस्ट भाग रहे हैं डाउट्स डिस्कशन है तो कुछ अटेंड नहीं कर रहे हैं, बट ऑन प्रायोरिटी आई वांटेड टू do the discussions of the doubts first, because thermodynamics is a heavily problem solving chapter, right? And that problem solving chapter requires you to make sure that जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो उसके साथ में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जा रहे हो, ठीक है? तो आई होप आफ्टर द लास्ट क्लास you guys were able to go through the booklet and solve these questions. Now अब इसमें आपके जो जो डाउट्स हैं वो एक एक करके मैं एड्रेस कर लेता हूँ. सबसे पहले मैं एफबीएस सेक्शन के डाउट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा. सो लेट मी नो योर डाउट्स फ्रॉम द एफबीएस सेक्शन फर्स्ट. अरे यार व्हाट रबिश अगेन. रुको रुको. ठीक है. हाँ हाँ एक मिनट लेट मी जस्ट कैच द क्वेश्चंस. एक आपने बोला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, 7 भी डाला है. देन यू हैव 14 एंड 19. ठीक है. ये एफबीएस सेक्शन का होमवर्क में आप लोगों के डाउट्स हैं. एफबीओ का भी बता ही दो. ठीक है. एफबीओ के कौन से क्वेश्चंस में डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी मूव. डीपीपी चलो ठीक है, डीपीपी भी देख लेते हैं. अगर टाइमली डिस्कशन हो जाता है तो फिर मैं डीपीपी का भी डिस्कस कर ही लूंगा. ठीक है. अभी पहले मुझे एफबीओ के बताओ. ठीक है. एफबीओ में ओके, श्रेया ने भेजा है 7, देन 12, 6, 11 एंड 9. ओके ओके. एफबीएस में 17 का डी भी भेजा है पूर्णा ने. ओके. एफबीओ में ठीक है. एफबीओ में एनी अदर क्वेश्चन इन एफबीओ? ऑल राइट. ठीक है, तो फिर इतने से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द एफबीएस सेक्शन. ठीक है. पहले एफबीएस सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. नाउ as part of this discussion, नोटिस करना कहाँ गए क्वेश्चंस. ऑल राइट. सो सबसे पहले एफबीएस का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. ओ ठीक है, थोड़ा गलती से आ गया. ठीक है, माय बैड. ये मैं आपको अभी जब केमिकल रिएक्शंस पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तब बताऊंगा. ठीक है. सो this is going to be something which you should be able to do maybe after today's class or after the next class. ये गलती से आ गया, my bad. ये केमिकल रिएक्शंस पर जब हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तब देखेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th is fairly easy to understand.
7th में आपको ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए था, ठीक है। हाँ, आई कैन यस अंडरस्टैंड द पार्ट वेयर यू वुड बी लाइक कि कैलकुलेशंस कैसे करें, तो यहाँ पर कैलकुलेटर लगेगा, ठीक है। यू कांट डू द कैलकुलेशन जस्ट हवा में, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर यू आइडेंटिफाइड दैट इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यू आइडेंटिफाइड दैट इट इज एन आइडियल गैस, and based on that you applied the equation that T v raised to the power of gamma minus 1 is constant, right? So T1 into V1 raised to the power of gamma minus 1 will be equal to T2 V2 raised to the power of gamma minus 1. So T1 upon T2 is equal to V2 upon V1 raised to the power of gamma minus 1. So 298.15 divided by 248.44 should be equal to 2/1 raised to the power of gamma minus 1. So यहाँ से एक गामा का एस्टिमेट मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ वंस यू गेट गामा, तो सीवी एम का क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी, लाइक 1 मोल के लिए व्हाट विल बी द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दैट इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ से आप गामा लेकर सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यू शुड बी एबल टू गेट द फिगर आउट द वैल्यू ऑफ सीवी, ठीक है। m stands for on a per mole basis, so this is like molar heat capacity at constant volume, ठीक है। then 10th question में, all right, 10th question should have been easy, not that difficult to work with. हाँ देखो, जैसे कैसा होता है ना, मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है, तो देन व्हाट दे डू इज दे टेंड टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू, ठीक है। दे टेंड टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू and based on that you can then come up with the manual calculation, ठीक है। इस तरीके, या तो डेटा वो मॉडिफाई करके दे देंगे, ठीक है, नॉट समथिंग एज बैड एज समथिंग लाइक दिस, और दे वुड provide data in the question that helps in the calculation. Don't worry about the log calculations, manually हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। now ये 10th question ऑब्जर्व करना। 10th क्वेश्चन में कैसा है, यहाँ पर 1.2 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड, ठीक है। सो नोटिस द वर्ड्स एडेड, मतलब Q इज इक्वल टू प्लस 1000 कैलोरीज, ठीक है, किलो कैलोरी में था, टू अ 1.2 लीटर O2 gas in a cylinder at a constant pressure of 1 atm, right? So maybe this constant pressure 1 atm, and बोला जा रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, right? So that means that this is an isobaric process, ठीक है। यहाँ से आपको ये हिंट मिल रहा है that this is isobaric in nature, and of course this is an ideal gas that is also given to you, diatomic ideal gas O2, ठीक है। V initial 1.2 लीटर बोला जा रहा है, V final 1.5 लीटर बोला जा रहा है, and pressure is constant 1 atm पर, right? ठीक है। सो आप नोटिस करना, इसमें मैं मेरे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट वाज द स्टेप्स, द मेथोडोलॉजी दैट आई हैड टॉट यू, दैट फर्स्ट आइडेंटिफाई द सिस्टम, देन आइडेंटिफाई द प्रोसेस, ठीक है। देन थर्ड स्टेप वाज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक है। नीटली उस चीज को सेग्रीगेट कर दो, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द इक्वेशंस। अब डेल्टा एच एंड डेल्टा ई क्या होगा, ठीक है। डेल्टा एच एंड डेल्टा ई ऑफ द प्रोसेस विल बी, अब डेल्टा एच का फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस वाज एन सी पी डेल्टा टी,
ठीक है, और यू कैन से हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, राइट। तो वो एज इट इज दिया हुआ है आपको, ठीक है, टेम्परेचर का डेटा नहीं दिया है, तो आप एक बार के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट देन इफ दिस स्ट्राइक्स टू यू कि अरे डेल्टा एच वाज हीट एक्सचेंज अंडर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस, तो देन यू विल बी ओके विद दिस, ठीक है। यहां से आप कंफ्यूज हो गए, बट दिस कम्स टू योर रेस्क्यू। ओके, व्हाट अबाउट डेल्टा यू? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, राइट। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद है, लेकिन आप वापस से इस फॉर्मूला से चक्कर खाओगे। क्यों? बिकॉज नो इन्फो अबाउट टेम्परेचर, राइट। तो आप एक बार के लिए कंफ्यूज तो हो गए कि अरे क्या करूं, बट देन इफ यू रिमेंबर दैट दिस कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड और रिटन यूजिंग द फर्स्ट लॉ, Q plus W, करेक्ट। सो Q 1000 है एंड W क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है, ये सब इतना दिमाग लगाने के बाद भी स्टूडेंट्स यूनिट्स में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका आंसर कैसा आ रहा होगा? 1000 - 1 इंटू, ठीक है, प्रॉपर चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये प्लस 0.03 का चेंज आएगा, एंड ये एटीएम लीटर में है, तो इसको मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 101.3 से मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ पर ये कैलोरीज में है, तो आई नो हाउ टू कन्वर्ट जूल्स ऑल्सो इनटू कैलोरीज। आई डिवाइडेड बाय 4.18 एंड दैट विल देन गिव मी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब यूनिट्स का वर्किंग आपको आना चाहिए, समझ में आया? एनीवन हु स्टिल नॉट एबल टू गेट द यूनिट्स वाला पार्ट? ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला ये जूल्स में आता, तो उसको मैंने डिवाइड बाय 4.18 करा ताकि कैलोरी में कैलकुलेशन कर पाऊँ, ठीक है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट आपने 14th क्वेश्चन पूछा है, ओके। 14th क्वेश्चन, 14th में देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जहां पे आपकी गड़बड़ हुई है दैट इज, आई एम श्योर दैट इट विल बी कैलकुलेशंस ओनली, यूनिट्स वगैरह में आपने गड़बड़ करा होगा। हाँ हाँ, दिस इज मतलब जो स्टेप 5 मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, वो स्टेप 5 मैंने इसीलिए इम्पॉर्टेंट एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप हाईलाइट करा है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स, ठीक है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट आंसर्स। उनको अप्रोच समझ में आ जाती है, ठीक है, इक्वेशंस फॉर्मूलाज याद आ जाते हैं, बट स्टिल उनका आंसर मैच नहीं करता, एंड दिस फ्रस्ट्रेट्स देम। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। मतलब कैसा होता है, अच्छा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आपने रिविजन ही नहीं करे हैं, ठीक है, देन यू आर अ डिफरेंट लीग में, देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स who have revised the notes properly, did the derivations, understand the problem solving approach, ठीक है। बट उन स्टूडेंट्स को भी थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन आता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके आंसर्स पीछे से मैच नहीं करते, डिस्पाइट अप्लाइंग करेक्ट फॉर्मूलाज एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लर्निंग है, वो प्राइमरीली साइन कन्वेंशन, यूनिट्स एंड कोएफिशिएंट्स, समटाइम्स अभी थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट शुरू नहीं हुआ,
तो उसमें कोफिशिएंट्स भी मैं आपको स्ट्रेस करके बताऊंगा दैट दे आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। तो उन्हीं में उनका केयरलेस मिस्टेक्स होता रहता है, चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक होता रहता है। ठीक है, तो इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में इवन द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर, हु आर सीरियस, हु आर डूइंग रिविजन्स, they also face this challenge to begin with. ठीक है, so make sure that you are taking note of these careless mistakes that you are making. ठीक है, आपकी बुकलेट में आपका ये डाउट रहा था, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो यू स्क्रिबल इट आउट इन योर क्वेश्चंस ओनली देन एंड देयर कि हाँ दिस वाज द काइंड ऑफ केयरलेस मिस्टेक दैट आई मेड, एंड दिस विल बी समथिंग हेल्पफुल इन फ्यूचर। मतलब आज से 6 महीने 8 महीने बाद में आप वापस से वही केयरलेस मिस्टेक्स करोगे इफ यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ इट। तो कीप इट रिटन। ठीक है, नाउ हाँ, अच्छा ये तुमने एक अच्छा पॉइंट पूछा है हर्ष यहाँ पर, बिकॉज दिस विल बी समथिंग विच इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। सो हर्ष ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है अभी यहाँ पर, सर ये चैप्टर एमटी में पूरा आएगा क्या, कितना पार्ट आएगा? सो रादर देन आंसरिंग दैट क्वेश्चन डायरेक्टली let me warn each and every one of you, don't take the chapter lightly. Thermodynamics is an extremely important chapter from the point of view of final examination. अभी एमटी में पार्शली आएगा, कितना आएगा, ठीक है, कम वेटेज रहेगा या नहीं रहेगा, उस हिसाब से हम अभी इसको पढ़ें कि बाद में पढ़ें, ये सारा नॉनसेंस मत करना। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको फिजिक्स में काफी चीजों में और हेल्प मिल जाएगी। फिजिक्स में यू विल फाइंड दिस चैप्टर के कुछ पार्ट्स रियली इजी और यू नो यू विल हैव अ हेड स्टार्ट टू वर्क विद देम, क्योंकि इसका वेटेज फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों में है। तो कंबाइंड वेटेज बहुत ज्यादा रहता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो ऐसा मत सोचना, ठीक है, दैट अभी एमटी है, एमटी में इस चैप्टर का नहीं पूछ रहे होंगे या एमटी का सिलेबस रिवाइज हो गया, क्योंकि हैं देयर आर सम बैचेस, लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू गाइस आर कनेक्टेड विद अदर स्टूडेंट्स एंड अदर बैचेस जहां पर थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि चैप्टर का कंटेंट इन एमटी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड वो रिड्यूस हो जाए या सिलेबस रिवाइज हो जाए एमटी का, but that does not give you the right to deprioritize thermodynamics. If you do so, then you are going to make a very very foolish decision which you are going to regret future में। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एमटी के बाद में सर रिवीजन कराने बैठेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने पढ़ा है, होमवर्क करा है, अच्छी बात है, नहीं करा है तो आपका बैकलॉग बन गया। एंड थर्मोडायनेमिक्स जैसा चैप्टर अगर बैकलॉग बन गया, देन आई वुड रिकमेंड पूजा पाठ करना शुरू कर दो, बिकॉज मेहनत से तो काम चलेगा नहीं, अब तुम्हारी लक पे ही रहेगा, क्या कर पाओगे। ठीक है, so please be mindful of that. Coming back to this question, 2 moles of ideal diatomic gas at this temperature is expanded irreversibly adiabatically. ठीक है, so some pieces of information are directly available in front of us. System क्या है? Ideal gas, diatomic ideal gas. Process क्या है? Irreversible adiabatic. जब मैं irreversible adiabatic सुनता हूं तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये ख्याल आ जाता है, ठीक है, दैट डोंट अप्लाई पीवी रेज टू द पावर ऑफ गामा इज कांस्टेंट, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं काफी बार केयरलेस मिस्टेक कर चुका हूँ इस चीज की, इसलिए मुझे क्या है कि वो होता है ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है, थोड़े बहुत कहावत है, मुहावरे,
तो उसमें याद आता है, बिकॉज आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक मेनी टाइम्स, दैट एडियाबैटिक देख के फटाफट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा एंड देन आई रियलाइज कि अरे आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। कैसे हो तुम लोग यार, तुम लोग हिंदी हिंदी भूल गए क्या सब एकदम? हाँ नहीं, हिंदी मेरी भी ऐसे कोई स्ट्रांग नहीं थी यार, मुझे 10th बोर्ड में हिंदी में 67 नंबर आए थे। मतलब मेरी परसेंटेज ही हिंदी की वजह से लग गई थी। तो मेरी भी हिंदी कोई स्ट्रांग नहीं है, पर दिस इज समथिंग विच ऐसा नहीं है कि भूल जाना चाहिए। एनीवेज, हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं, अभी हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं किसके बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए थे। फोकस है। सो आइडियल गैस एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सिस्टम एंड प्रोसेस आपके सामने क्लियर हो गया। नाउ यू स्टार्ट एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। कैसा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हुए हैं, ठीक है। सीवी आपको 5/2 आर दिया हुआ है डायटोमिक गैस का। इनिशियल टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है एंड इनिशियल प्रेशर आपको 5 atm दिया हुआ है। एंड you have been told that the final pressure will be 2 atm, and this expansion is happening against external pressure of 1 atm only, ठीक है। नाउ अब आपसे बाकी सब फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस पूछ लिए, तो यहाँ पर फाइनल स्टेट का ना तो आपको टेम्परेचर पता है ना वॉल्यूम पता है, ठीक है। मोल्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम आप nRT/P से निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा दिक्कत का काम होगा, ठीक है, बट यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। ऑल्दो आई विल स्टिल राइट द वैल्यूज फॉर यू बिकॉज यू अगेन वुड टेंड टू मेक दैट मिस्टेक ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, मेरा इनिशियल वॉल्यूम वुड बी एन, आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 एंड प्रेशर 5, ठीक है। तो ये लीटर्स में मेरा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। एंड आई वुड प्रेफर टू डू द calculation such that the final volume also comes in liters and the final temperature comes in Kelvin, ठीक है। तो मुझे इतना एक एनालिसिस करने से समझ में आया दैट मेरे पास दो अननोन्स हैं, राइट। एंड नाउ इसके जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, बुकलेट में। सो व्हाट इज इट दैट you can use to make the two equations required to solve these two unknowns, ठीक है। जो स्टेप था हमारा फॉर्मिंग इक्वेशंस, व्हाट आर द इक्वेशंस दैट आर कमिंग टू योर माइंड? जिसका भी डाउट था थोड़ा आंसर करने की कोशिश करो, जस्ट प्रवचन नहीं चल रहा है। किसने पूछा था ये 14th क्वेश्चन? हाँ ये हर्ष ने पूछा था, हर्ष मतलब हर्ष गौरव। कहाँ गया हर्ष गौरव? ठीक है, हाँ मैं करेक्ट। एक तो ये इक्वेशन रहेगा, नहीं अमन, पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल अपॉन टी फाइनल ना। आइसोथर्मल थोड़ी ना है कि टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन रहेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कौन सा रहेगा? हाँ करेक्ट यश, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू जीरो रहेगा, ये एन सी वी डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, राइट। एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी, आप लोग तब भी गड़बड़ करोगे। वाई? बिकॉज यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। 5
इनटू ये जो वॉल्यूम यहाँ पर आएगी, ठीक है, इसको लिखना अपॉन टी इनिशियल 300 केल्विन शुड बी इक्वल टू व्हाट, टी फाइनल 2 ATM है, वी फाइनल आपको निकालना है, टी फाइनल भी आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी यूनिट्स का ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 5/2 इंटू आर का वैल्यू 8.314 यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर 8.314 नहीं यूज करना है, ठीक है, आपको चाहिए कि यहाँ पर मैं लीटर एटीएम, ठीक है, लीटर एटीएम की यूनिट्स में ही सॉल्व करता रहूं, तो फिर आर 0.0821 यूज करना, ठीक है, इंटू टी फाइनल माइनस 300 should be equal to what, minus p external was 1 ATM, v final minus whatever जो v initial आपका ऊपर से आया था, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन टी फाइनल एंड टी इनिशियल आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं आयुष, देखा आपने गड़बड़ कर दी है, आर का वैल्यू 2 नहीं यूज करना है, वो तो जब हम कैलोरीज की यूनिट्स में सॉल्व कर रहे होते हैं, या 25/3 मतलब जो 8.314 हम लोग यूज करते हैं, वो कब यूज करते हैं, जब जूल्स में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सब गलतियां कर करके ही सीखोगे, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गया, बट आपका आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, तो नेचुरली दैट फ्रस्ट्रेशन क्रीप्स इन, ठीक है। ऑलराइट, 17th का डी ऑप्शन देखना। हाँ हाँ, यहाँ पर वो भी केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि लाइक 8.314 को 0.0821 से कट कर दिया था, हाँ वो हो जाती है। हाँ 17th, यस 17th का डी पार्ट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। इनफैक्ट इसके जैसा आप लोगों ने काइंड ऑफ देखा हुआ है इन gaseous state chapter, but maybe you would have forgotten, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इस क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट एवरीवन इज एबल टू गेट एन आंसर टू, ठीक है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऐसा क्लास में डिस्कस किया ही था, ठीक है। तो इसका ए बी सी पार्ट इज समथिंग विच यू आर एबल टू गेट एन अंडरस्टैंड। जो डी पार्ट है उसमें नोटिस करना, जब फर्स्ट टाइम मैंने भी सॉल्व किया था तो मैंने भी वही गलती करी थी जो आप लोगों ने करी होगी। कैसे? आप लोगों ने पॉइंट ए का टेम्परेचर निकाला होगा, ठीक है, एंड यू वुड हैव रिपोर्टेड इट एज पी नॉट वी नॉट बाय आर। आपने बी पॉइंट का टेम्परेचर निकाला होगा, यू वुड हैव रिपोर्टेड 3 P0 V0 by R। एंड आपने सी पॉइंट का टेम्परेचर निकाला होगा 2 P0 V0 by R, ठीक है। एंड आउट ऑफ द थ्री यू वुड हैव सीन कि अरे ये तो सबसे बड़ा है, तो ये मेरा टी मैक्स हो गया, ठीक है। एंड देन खुशी खुशी आप स्क्रॉल करे होंगे या फिर पेजेस पलटे होंगे एंड आंसर चेक किया होगा, एंड योर आंसर वुड नॉट हैव मैच्ड विद दिस वैल्यू, ठीक है। सो देन दिस वुड आस्क यू कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई, एंड पीछे वाला आंसर तो अच्छा दिखता भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक सम रैंडम वैल्यू, बट यू वुड हैव नोटिस्ड कि वो वैल्यू इससे ज्यादा है, ठीक है। दैट वैल्यू, दैट मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज अटेन्ड, वो इससे भी ज्यादा है, 3 P0 V0 बाय आर से भी ज्यादा है, ठीक है। पीछे आपने आंसर देखा इसका, मैं एक बार आंसर दिखा देता हूं आप लोगों को। FBS का 17th क्वेश्चन का आंसर जब हम पीछे देखते हैं तो वो बताता है 25/8 R, ठीक है, 25/8
मतलब पी नॉट वी नॉट बाय आर, ये बताता है. तो दैट मीन्स it is even greater than the temperature of B. So what is happening? इसमें नोटिस करना, द थिंग दैट हैपेंड वाज कि आपसे टेम्परेचर पूछा है, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है ड्यूरिंग द साइकिल. नाउ आपने क्या अज्यूम करा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इनका चेक कर लेते हैं और आंसर रिपोर्ट कर देते हैं. बट कहीं बीच में भी तो टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है ना. ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, सी से ए जाने में भी तो टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है. करेक्ट. अच्छा, अब एक एक करके थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. ए से बी के बीच में, ठीक है, डू यू थिंक ए से बी के बीच में टेम्परेचर टी बी, यानी कि 3 P0 V0/R से ज्यादा होगा? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ए से बी तो कैसा होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो मैक्सिमम जितना होना है वो बी पे ही आएगा, बीच में कहीं नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, सी से ए के बीच में, सी और ए के बीच में, डू यू थिंक टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन एट सी? नॉट रियली अगेन, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली कम होता जाएगा, तो जितना भी मैक्स था वो सी और ए में सी पर ही रहेगा. करेक्ट. हाँ, बी एंड सी, ये एक सोचने लायक पॉइंट है. ठीक है, तो यहां पर अब आप नोटिस करोगे दैट बिटवीन बी एंड सी क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है. ठीक है, टेम्परेचर इज इक्वल टू पीवी बाय एनआर. टेम्परेचर इज इक्वल टू पीवी बाय एनआर. एंड यहां पर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, बट वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ टेम्परेचर? द आंसर इज दैट वी आर कंफ्यूज्ड. क्या करें? वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि कैसे मैं इसका आंसर दूं. नाउ डू यू रिमेंबर एनकाउंटरिंग समथिंग लाइक दिस इन गैसियस स्टेट आल्सो? राइट. सो यहां पर कैसा हो रहा था, टू नाउ solve this we need temperature either as a function of pressure or as a function of volume. क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं ना. कैसे आ पाएगा ये? हम लोग प्रेशर या वॉल्यूम को एक दूसरे के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ड्यूरिंग बीसी P इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ V. ये लीनियर फंक्शन रहेगा. कैन यू गेट मी द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ PV? फटाफट बताओ. आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस पढ़ लिया है आपने, लगाओ कोई ट्रिक and get me the answer of what will be this linear relationship between P and V. Y is equal to mx plus c. फटाफट बताओ. हाँ, स्लोप बताओ और y इंटरसेप्ट बताओ.
क्या स्लो लोग हो यार तुम लोग। स्लोप वेरी कर रहा है, वाह वाह मेरे शेर, सफल कर दिया यार तुमने। योर पेरेंट्स वुड बी सो प्राउड। स्लोप वेरी कर रहा है। ये स्लोप रहेगा आपका। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा अब। इतना ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ लिया और तुम्हें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी नहीं आ रही है। दो पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उनसे ही लिख लो। हाँ हाँ, मुझे क्या बता रहे हो सर सही है, मुझे तो पता है सही है, तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर पाए। ऑल राइट, सो नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट इन द आइडियल गैस इक्वेशन। राइट, क्या आ जाएगा यहाँ पर टी, इसमें प्रेशर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, -2 P0 V0 टाइम्स V प्लस 5 P0 इंटू V अपॉन NR। तो ये मेरा टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया। एंड व्हाट शुड आई गेट डू फॉर T max, dt by dv should be equal to 0। तो इससे आपको मिल जाएगा द वॉल्यूम एंड द मैक्स टेम्परेचर। ठीक है, किस वॉल्यूम पर ये इक्वेशन होल्ड करेगा। राइट, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट इट बैक in the equation, so you get the temperature। ठीक है, इतना आना चाहिए आप लोगों को। ऑल राइट, देन 19th क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था। 19th क्वेश्चन क्या रहेगा, एक मिनट। 19th, अच्छा 19th का ओ, इसमें गड़बड़ है। 19th का वही नहीं है, मतलब वो इमेज ही नहीं है। हाँ, वो कुछ गड़बड़ है इसमें। इनफैक्ट वो किसी स्टूडेंट ने भेजा भी था, लाइक I think they just googled this question and then they found out कि इसका इमेज कौन सा होगा। हम्म, ये इमेज यूज करना है 19th क्वेश्चन में। ठीक है, ये इमेज यूज करके अब आप आंसर निकालना। तो यू शुड बी एबल टू गेट एन आंसर।
एक ABC से जा रहे हैं और एक AC से जा रहा है, तो विच पाथ के अलोंग द वर्क वुड बी लीस्ट? कैसे डिटरमाइन करोगे अब? वाह सुमित वाह। AB में वर्क 0 होगा, बट AB का थोड़ा ना बोला है, ABC वर्सेस AC कंपेयर करना है। You have to compare ABC versus AC. तो अब आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? एरिया अंडर द ग्राफ से ABC में ये इतना वर्क लगेगा, एंड AC में कितना लग रहा है? AC में इतना ही लगेगा, तो उससे आप आंसर कर पाओगे किसमें कम लगेगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू द कैलकुलेशंस। हाँ, बी पार्ट के लिए आपको कैलकुलेशंस करने के लिए बोला जा रहा है। इंटरनल एनर्जी एट C, if the internal energy at A is 10 and the amount of heat supplied through the path AC is 200, तो ठीक है, आपको यहाँ पे Q दे दिया, और एरिया से आप वर्क निकालोगे तो डेल्टा U मिल जाएगा फर्स्ट लॉ से, और डेल्टा U से फिर आपको इट विल बी इंटरनल एनर्जी एट C माइनस इंटरनल एनर्जी एट A, तो आपको इंटरनल एनर्जी एट C मिल जाएगा। समझ में आया ना? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U विल भी क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी एट C माइनस इंटरनल एनर्जी एट A इज इक्वल टू, ये प्लस 200 दिया हुआ है, और वर्क, ठीक है, आप P डेल्टा V से निकाल लोगे। हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 5 प्लस 15 into the डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, और ये जूल्स में ही चलता आ रहा है क्योंकि सब SI यूनिट्स में है। ठीक है, बाकी डेल्टा U सेम रहेगा दोनों केस में। तो वर्क से आप, अच्छा A और B के बारे में पूछा है, क्योंकि वर्क 0 है तो आप इंटरनल एनर्जी चेंज Q के बराबर ही रहेगा AB में। ठीक है, हाँ, ऑलराइट। तो ये तो आपके FBS के क्वेश्चंस थे। ठीक है, FBO के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट, FBO में क्वेश्चन नंबर 7, नहीं 7 आपको आना चाहिए भाई। अब 7 should be something that you should be able to do. It is not something which is difficult. FBO का सेकंड नहीं दिया मैंने ना अभी। सेकंड कहाँ दिया? सेकंड अभी दिया नहीं है। फिफ्थ भी कहाँ दिया मैंने? अरे मैंने जब दिए ही नहीं है क्वेश्चन तो तुम लोग डाउट्स क्यों पूछ रहे हो? पढ़ाऊंगा ना मैं उनको आगे। अरे FBS का दिया था यार, तुम लोग FBS और FBO नहीं समझते क्या? ये FBO के क्वेश्चंस हैं, ये FBS के थे। ये आपको आना चाहिए भाई। आइडियल गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड। ठीक है, इसमें एटॉमिसिटी पूछा है, तो इसमें यू विल हैव टू अज्यूम, ये एटॉमिसिटी किससे रिलेटेड होगा? गामा से।
ठीक है, इट इज रिलेटेड टू गामा। तो यहाँ पर अज्यूम रिवर्सिबल एडियाबैटिक। दिया नहीं है क्वेश्चन में, दे देना चाहिए था। ठीक है, दैट आई कैन से वुड बी अ फ्लॉ इन द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली आई वुड से फ्लॉ नंबर 1। दो फ्लॉ हैं क्वेश्चन में कि इसमें एडियाबैटिक दे देना चाहिए था। अब आप उसके बाद कैलकुलेशन भी करते हो, like you use the formula Tv raised to the power of gamma minus 1 is constant, that is T1 by T2 is equal to V2 by V1 raised to the power of gamma minus 1। तो ये कैसा है यहाँ पर, it is compressed so that the volume is reduced to 1 by 32 of the original and the temperature is increased 4 times। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, that 2 times, or in fact मतलब दिस इज समथिंग विच यू कैन रीड एज, ये 1/2 का स्क्वायर है और ये 1/2 की पावर 5 टाइम्स गामा माइनस 1 है। तो यू विल गेट 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स गामा माइनस 1 और यू विल गेट गामा इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, इससे आपको गामा मिल जाएगा। नाउ व्हाट डज दिस टेल यू, दिस टेल्स यू दैट द गैस कैन बी डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर। तो इससे आप फिर से एटॉमिसिटी नहीं बता पाओगे। तो ये इस क्वेश्चन का फ्लॉ नंबर 2 है, क्योंकि एटॉमिसिटी कैन बी 2, 3, 4 हो सकता है ना, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल, द गामा 7/5 इज एप्लीकेबल फॉर पॉलीएटॉमिक लीनियर एज वेल। ठीक है, समझ में आया ये? नहीं नहीं, वो फ्लॉ है ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में देना चाहिए था। ठीक है, देन अच्छा 6th भी पूछा है किसी ने। 6th नालायक, एक मिनट, मैं पहले उसको ढूंढता हूँ किसने डाला था ये 6th। अच्छा, ये अभी आ गया आगे, ओके हर्ष। नालायक, क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस पूछ रहे हो। 11 एंड 12, ओके फटाफट देख लेते हैं। 11, तुम भग जाओ यार, 11 12 भी पूछ रहे हो, गेट आउट। नहीं बता रहा मैं 11 और 12। ठीक है, डीपीपी, डीपीपी 43 एंड 44। आई एम नॉट श्योर इफ मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एबल टू टेक एन अटेम्प्ट एट डीपीपी। करा है आप लोगों ने? नहीं करा ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, चलो। ऑल राइट, आई टेक डीपीपी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। आई होप this would have helped you in terms of understanding your doubts, general doubts in thermodynamics, and based on this you should be able to attempt more questions. I'll share more questions with you from the booklet itself। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं ये। so आगे देखना, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के कैलकुलेशंस जब आइडियल गैसेस पे अप्लाई करे थे on different kind of processes, so how the calculations look like, we had
seen and understood. Now we had practiced questions also on that. अब notice करना, let's say I am applying first law calculations on solids and liquids. ठीक है, अब solids and liquids में generally compression expansion isn't one of the useful processes that you are going to discuss in chemistry. ठीक है, फिजिक्स में जरूर हाँ थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करा जाएगा इन द पार्ट कॉल्ड कैलोरीमेट्री. तो उसमें आपको ये सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंप्रेशन, इन सब के बारे में बताएंगे. हाउएवर यहाँ पर what we are more interested in doing the first law calculations for heating and cooling of solids under constant pressure conditions. ठीक है, यहाँ पर अब नोटिस करना विजुअलाइजेशन बड़ा सिंपल सा है, राइट. यू हैव एन ओपन वेसल, लाइक उसके अंदर कुछ सॉलिड या लिक्विड रखा हुआ है एंड यू आर हीटिंग इट फ्रॉम T1 से T2 टेम्परेचर. It is heating up in an isobaric manner. Now, the first calculation that you can simply understand is of heat exchanged. Heat exchanged under constant pressure conditions can be written as NCP delta T or MSP delta T. Okay, both the formulas are valid. It's just you can say gases के लिए CP का data, molar heat capacity at constant pressure, is what is reported, and for solids and liquids the general reported data is specific heat capacity. तो इसकी जो यूनिट्स रहती है वो जूल या कैलोरी पर ग्राम या पर केजी केल्विन रहती है. ठीक है, जैसे कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, वाटर का हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. कई जगह आप लोगों ने शायद हो सकता है पहले यूज भी किया हो. तो ये जो पर ग्राम इंफॉर्मेशन रहती है इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नाउ अच्छा, आप फिजिक्स में भी कैलोरीमेट्री पढ़ ही रहे हो. हाँ, ठीक है. सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर हीट एक्सचेंज्ड. देन वर्क का नोटिस करना. वर्क का डिस्कशन कैसा रहेगा? वर्क का अंडरलाइंग बेसिक फॉर्मूला रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी. ठीक है, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा एंड यू विल गेट वर्क का एक्सप्रेशन इज माइनस पी डेल्टा वी. नाउ इन दिस चैप्टर, ठीक है, केमिस्ट्री में तो आपको थर्मल एक्सपेंशन का डेटा नहीं दिया जाएगा, केमिस्ट्री की बुकलेट में आपको नहीं मिलेगा. बट हाँ, फिजिक्स में हो सकता है आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का, इन सब का डेटा मिल जाए. तो उसमें यू कैन यूज दैट चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. अदरवाइज आप बुकलेट में जब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की हीटिंग के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें व्हाट वी डू इज वी जस्ट नेग्लेक्ट दिस वर्क डन. इट एनीवेज कम्स आउट टू बी अ स्मॉल वैल्यू ओनली. ठीक है, नाउ यहाँ पर अब आप नोटिस करना, व्हेन यू अप्लाई first law of thermodynamics, you should be able to get the value of delta U. Delta U will be Q plus W, and Q, which you had written as NCP delta T, and work you had written as minus P delta V. ठीक है, नहीं ये फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे. ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए you can neglect the thermal expansion or compression. Now इसमें एक important aspect notice करना, that you
might have this inclination in your mind that you know, I should write delta U as QV और NCV delta T. ठीक है, जैसा मैंने आइडियल गैसेस के केस में करा भी था. However, in cases of solids and liquids, ठीक है, in case of solids and liquids, आप नोटिस करना दैट आपको सीवी का या एसवी का डेटा शायद ही कहीं मिले. यू विल नॉट फाइंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डेटा. Generally, when you are going to read questions, when you are going to solve questions, you are going to come across the data of CP or SP, heat capacities under constant pressure conditions only. So I deliberately am not writing the formula in terms of NCV delta T. Okay? I am not deliberately writing that because it creates a confusion in your minds that you start then looking for CV का data. And कई बार students गड़बड़ में आके CP is equal to CV plus RB use कर लेते हैं, which is not valid for solids and liquids. ठीक है, that was only and only valid for ideal gases. ठीक है, यहाँ पर you can notice that because ये value बहुत छोटी है, ये जो वर्क है ये मैंने आपको भी बताया ना, this is almost something negligible, almost something which you can neglect. So you can see that for solids and liquids, CV and CP are almost the same. ठीक है, खास कुछ अंतर नहीं रहेगा. ठीक है, so let me kind of formalize this for you over here so that you don't make a mistake over writing. ठीक है, just let me put it over as note. ठीक है, for solids and liquids, ठीक है, don't use this formula. CP is almost equal to CV. CP is equal to CV plus R is absolutely wrong. ठीक है, ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो. हाँ, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल था, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, क्योंकि उसमें ये P डेल्टा V को आप NR डेल्टा T लिख देते थे ना.
राइट, सो लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है आपका। अराउंड 16 किलो कैलोरी। जूल्स में कन्वर्ट करना है तो यस, अप्रोप्रिएट यूनिट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक द ओनली लर्निंग इन दिस क्वेश्चन वाज यूनिट्स। बाकी आई थिंक यू गाइस हैव बीन एबल टू फिगर आउट सिंपली कैसे करना है। ठीक है, तो टाइम एंड अगेन आई विल बी इंसिस्टिंग, यूनिट्स का ध्यान रखो। ओके, हाँ, टेम्परेचर को आप चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम ही रहेगा ना। जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लोगे या केल्विन में लोगे, सेम ही रहेगा। तो यू डोंट रियली नीड टू डू द कन्वर्जन इनटू केल्विन। वो तो बस मैंने आदत डालने के लिए डाला हुआ है। टेम्परेचर जहां भी यूज करो केल्विन में यूज करते जाओ। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, लेट मी अप्लाई फर्स्ट लॉ कैलकुलेशंस ऑन फेज चेंजेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिवाइड क्यों किया आप देखो ना, यहाँ पर ये जो हीट कैपेसिटी दी हुई है ये पर मोल के बेसिस पे दी हुई है, राइट। तो दैट मींस इट इज सीपी। ठीक है, अगर ये पर मोल के बेसिस पे दी हुई है तो द फॉर्मूला विल बी एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, सो यू शुड हैव यूज दिस फॉर्मूला। बट इफ यू आर लाइक कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एम एस पी डेल्टा टी करना चाह रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एम से मल्टीप्लाई करो। बट ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी इसका यूनिट विल बी कैलोरी पर ग्राम केल्विन। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी था उसको 1 मोल के वेट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 मोल ऑफ वेट ऑफ वाटर इज 18। तो मेरा ये आंसर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आ गया। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब नोटिस करना फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन ऑन फेज चेंजेस। ठीक है, नाउ फर्स्ट लॉ का, अरे बाबा ये देखो यार, Q इज इक्वल टू एम एस पी डेल्टा टी, और आई कैन राइट एज एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा टी कट करा, क्या दिख रहा है, एम एस पी इज इक्वल टू एन सी पी, राइट। तो एस पी क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय मास, मोल्स डिवाइडेड बाय मास इंटू सी पी। मोल्स डिवाइड बाय मास क्या होता है, 1/मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन ऑन फेज चेंजेस। सो फेज चेंजेस में यहाँ पे नोटिस करना, यू हैव वाटर undergoing a phase change, say from liquid state to gaseous state. ठीक है, what do we call this, we call this phase change as vaporization or boiling. ठीक है, 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड is the normal boiling point of water. ठीक है, H2O सॉलिड यानी कि आइस, आइस का कैसा है, इट मेल्ट्स एट 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड into liquid water. So that will be called as a melting point, or in fact the normal melting point of
water. ठीक है. Now if I change the pressure conditions, then my boiling point and melting point also changes. If I change my pressure conditions, my boiling point or melting point also changes. However, you don't need to worry about that right now. उसका डिस्कशन हम सेकेंड लॉ के टाइम पे करेंगे. ठीक है. अभी के लिए we are going to focus on phase change happening at a given temperature pressure condition. किस तरीके से इसका फर्स्ट लॉ का कैलकुलेशन रहेगा. ठीक है, यहां पर नोटिस करना. ठीक है, इसमें as you can see that the process is isobaric as well as isothermal. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर we say this phase change happens. Now अब हमें फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशंस करनी है. मुझे Q, W, डेल्टा U ये सब निकालना है. And because the process is happening under constant pressure conditions, we can go ahead and say that QP is equal to delta H. The heat exchanged will be equal to the change in the enthalpy. Now अब आप यहाँ पे फोकस करना. Don't go ahead and write QP as MSP delta T. ठीक है, ये मैंने स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है. Then don't go ahead and write, say for example हम लोग फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. से सॉलिड इज गोइंग इनटू लिक्विड. कहाँ पर? एट जो भी प्रेशर है एंड मेल्टिंग पॉइंट है उस पर. डोंट राइट Q एज MSP डेल्टा T बिकॉज यहाँ पर द डेफिनेशन ऑफ हीट isn't related to the change in temperature. यहाँ पर हीट का यूज और हीट का पर्पस is actually going in changing the potential energy. ठीक है, it is not changing the kinetic energy. In fact, it is changing the potential energy. And that change is written or understood, that heat required is written or understood as specific latent heat of phase change. In this case, specific latent heat of fusion. ठीक है, जूल पर kg केल्विन. ठीक है, ये इसका यूनिट रहेगा. नाउ ध्यान से हाँ दोबारा समझना. यहां पर जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, द हीट दैट इज गोइंग इन फेज चेंज. ठीक है, इनफैक्ट व्हाई एम आई इवन राइटिंग केल्विन ओवर हियर. जूल पर केजी ही बोलना चाहिए. करेक्ट, नॉट इवन जूल पर केल्विन केजी, जस्ट जूल पर केजी. जो हीट एक्सचेंज यहां पर हो रहा है, ठीक है, इन फेज चेंज, दैट इज नॉट रिलेटेड टू, दैट इज नॉट इक्वल टू change in temperature. It is something which is related to the change in the potential energy. ठीक है, not the change in kinetic energy. Kinetic energy and temperature are related to each other. ठीक है, तो यहाँ पर जब ये फेज चेंज हो रहा है तब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है. तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में जा रही है, एंड दैट इज कैप्चर्ड एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली. डिफरेंट सब्सटेंस का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये टैबुलेट करके रखा जाता है.
जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो अपन बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली टैबुलेट करके, ठीक है, रखा होगा। कोई और सब्सटेंस हो गया, फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, ठीक है, तो उसका ये लेटेंट हीट अलग से टैबुलेट करके रखा होगा कि सॉलिड बेंजीन लिक्विड बेंजीन में जब जा रहा होगा तो कितना लेटेंट हीट लगेगा, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड डेटा पॉइंट ओनली, ठीक है। सो दिस इज, you can either go ahead and say it is mass into latent heat of fusion, ठीक है। अगर डेटा आपको लेटेंट हीट के टर्म्स में दिया है तो मास से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि लेटेंट हीट का यूनिट जूल पर केजी होता है। और अगर आपको एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जो ये QP इज इक्वल टू डेल्टा एच अपन लिखते हैं, तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो रहता है ये पर मोल बेसिस पे दिया होता है, ठीक है, जूल या किलो जूल पर मोल के बेसिस पे दिया होगा। तो यू मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टू नो हाउ मच टोटल हीट इज एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो ये आपका Q का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, हीट एक्सचेंज का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे साइन के बारे में, ठीक है, एज एन इंट्यूटिव गेस आपसे मैं पूछूंगा, अगर मैं आपसे साइन पूछूंगा कि अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं तो Q का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड और हीट विल बी रिलीज्ड। अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं, राइट, हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड तो Q का साइन होगा पॉजिटिव। अगर मैं उल्टा बात करूंगा, ठीक है, मेल्टिंग के बारे में बात करूंगा, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हूँ, सॉरी लिक्विड मेल्टिंग क्या बोल रहा हूँ, फ्रीजिंग कर रहा हूँ, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, हीट रिलीज होगा एंड Q का साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। सो आई होप यू गाइस आर कंफर्टेबल विद दिस। अच्छा, वर्क का कैलकुलेशन कैसा रहेगा? वर्क is simply the same age old formula that we have been working with, minus P external dV से स्टार्ट करेंगे, राइट, दैट विल बी आवर फॉर्मूला, ठीक है, जो बेस फॉर्मूला है हमारा, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV। अब यहाँ पर कैसा है, बिकॉज ये प्रोसेस आइसोबेरिक है, ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाएगा माइनस P डेल्टा V, ठीक है, माइनस P डेल्टा V बन गया। एंड यहाँ पर what will be delta V? Again, delta V is the change in the volume, volume of liquid minus volume of solid, like V final minus V initial। यहाँ पर final मेरा liquid था और initial मेरा solid था, तो final minus initial वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। जनरली अगर डेटा मिल जाता है, वैसे तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में इतना अंतर रहता नहीं है, बट ठीक है, मान लो अगर आपको डेंसिटी वगैरह का डेटा दे दिया, ठीक है, दैट आइस का डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी होता है और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, ऐसा कुछ डेटा वगैरह मिल जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लो। बट अगर आंसर डेटा टिपिकली नहीं मिले इन केस ऑफ फ्यूजन एंड ऑल, तो यू कैन जस्ट इग्नोर कि ये हार्डली कुछ चेंज होगा। व्हाट अबाउट डेल्टा यू? ठीक है, तो लेट मी यहाँ पर राइट डाउन दैट डोंट राइट डेल्टा यू एज NCV डेल्टा टी, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज इजंट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर द इंटरनल एनर्जी का चेंज is because of the changes in the potential energy. And again, there is no direct formula which we can use for delta U over here. We will have to use the first law of thermodynamics to come up with the answer for delta U. It will be Q plus W. ठीक है, हाँ, डेल्टा टी यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर किसी, जैसे यहाँ पर आइस मेल्ट हो रहा है 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना, it is at a constant temperature that the phase change was happening, ठीक है, this is a particular characteristic of phase change that it occurs over a constant temperature pressure condition, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा यू डोंट पुट इट एज 0,
कि अरे यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने एनसीवी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए था ये फॉर्मूला, इसको रैंडमली हर जगह नहीं लगाने का है। यहाँ पर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी दैट हैपेंड। ठीक है, हाँ करेक्ट हर्ष। यहाँ पर द हीट दैट इज सप्लाइड दैट इज बीइंग यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस है, उनको ब्रेक करने में ये सब एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो ये तो था फ्यूजन का पार्ट। ठीक है, नाउ बेसिस दिस फ्यूजन का पार्ट you can understand what will be the other vaporization and sublimation ke parts also. It's just a change of the terms here and there. ठीक है, मैं इसको zoom out कर लेता हूँ so that you have a full view of fusion, boiling या फिर vaporization भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, सो बॉइलिंग एंड सब्लिमेशन, तो इसमें आप एक बार रीड अप कर लो। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट्स डिस्कस। ठीक है, एक बार रीड कर लो कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ऑलराइट, समझ में आया? अब इसमें हाँ एक एक करके आपके डाउट्स ले लेते हैं। सबसे पहले सार्थक का है दैट व्हाई हैव यू नेग्लेक्टेड वी एल एंड वी एस इन द वर्क कैलकुलेशन। तो आप नोटिस करोगे दैट व्हेन यू try and calculate the values, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड और 1 मोल ऑफ H2O वेपर, ट्राई एंड कंपेयर देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, जस्ट डू अ क्विक कैलकुलेशन। यहाँ पर इस केस में आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, nRT/P। ठीक है, 180 m, और उससे आप वॉल्यूम निकालो। ठीक है, एंड H2O लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैसे तो डेंसिटी कम हो जाएगा, बट ठीक है, डेंसिटी आप 1 ग्राम/cc मान लो, तो इसका मतलब 18 ग्राम्स विल हैव अ वॉल्यूम ऑफ 18 ml, एंड यहाँ पर 1 इंटू 0.0821 इंटू 373, तो ये कितना लीटर्स हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में ये लिक्विड का वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना छोटा है। ठीक है, सो वी हैड डन सच बेसिक कैलकुलेशंस जब हम लोग यूडियोमेट्री वगैरह भी कर रहे थे। हाँ, ओके, देन देयर इज अनदर डाउट
वो अमन का भी यही था, अमय का भी यही था, एंड हर्ष का भी यही था। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस आंसर। ठीक है, ऑल राइट, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, यू हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सॉल्व एंड लेट मी नो द आंसर। सब्लिमेशन पॉइंट रहेगा ना वो, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे सब्लिमेशन पॉइंट भी रहता ही है। All right, so I am getting certain answers. 1 mole of ice melts at 0 degree centigrade. हाँ ठीक है, जूल्स में रिपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तन्मय आप जूल्स में रिपोर्ट करो आंसर। सो 14400 डिवाइड बाय 4.18 या 4.2 भी कर देते हैं कई बार। सो राइट, सो ये आपका डेल्टा एच का आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, right? Because the phase change occurs at constant pressure conditions, so heat exchange under constant pressure conditions is equal to delta H. ठीक है, एंड अच्छा ओके, हाँ माय बैड, आप लोगों ने तो डिवाइड कर दिया। कैलोरी और जूल का कन्वर्जन में क्या होगा, कैलोरी मल्टीप्लाई होगा 4.18 से, केयरलेस मिस्टेक नहीं। ठीक है, अरे उप्स, एक मिनट। ठीक है, देन अब बी पार्ट जो देखना, बी पार्ट है, बी पार्ट में इज व्हेन मैनी, अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था मैं, हाँ वर्क के ऊपर एज इन डेल्टा ई निकालना है। तो यहाँ पर अब क्योंकि आपको डेटा दिया हुआ है मोलार वॉल्यूम्स का, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम रहेगा, तो फिर दिया हुआ डेटा तो आप इसको यूज करोगे, एंड वो आपका एटीएम लीटर में है। ठीक है, तो उस एटीएम लीटर को अब आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे, तो यू विल गेट द आंसर टू वर्क, एंड देन you apply first law to get the value of delta U.
which is almost the same as delta H only. ठीक है, because this value is negligibly small. ठीक है, समझ में आया वाला क्वेश्चन? कैसे फर्स्ट लॉ का कैलकुलेशन अप्लाई करना है ऑन फेज चेंजेस? Any doubts in this question? All right, चलो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लो. Try and get accurate answers for this. All right, क्या क्या आंसर आ गए हैं आप लोगों के? फर्स्ट पार्ट का आंसर डेल्टा एच, यस करेक्ट. हर्ष नहीं, प्रथमेश फर्स्ट पार्ट का आंसर गड़बड़ कर दिया आपने. जितना हीट अब्जॉर्ब हुआ है वही आपका डेल्टा एच होगा ना. क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, यही तो पढ़ा था अभी अपन ने. ठीक है, देन बी पार्ट में यूनिट्स का ध्यान रखना है. करेक्ट, राइट हर्ष. यहाँ पर ये 10 ग्राम के लिए 22.2 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड है. अब ये हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है डेल्टा एच वी है, ये आपका पर मोल बेसिस पे रिपोर्ट किया जाता है. तो पर मोल मतलब 18 ग्राम्स के लिए कितना हीट लगेगा. तो यू कैन अप्लाई द यूनिटरी मेथड एंड गेट द आंसर. ठीक है, ऑल राइट. व्हाट अबाउट द वर्क डन? वर्क डन
यहाँ पर माइनस पी डेल्टा वी होगा, इट विल बी माइनस पी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप ये एनआरटी के बराबर पुट कर सकते हो, एनआरटी बाई पी के। तो यू सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर फॉर द सी ऑप्शन। एटीएम लीटर्स में आएगा, सो यू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। ठीक है, हाँ यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको कि द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ये 1 atm पर है। अब इसमें जो ये बोला जा रहा है कि सरफेस पे रेस्टेड था ये पिस्टन, इसको बहुत ही कम एक्सटेंट तक लोअर करा गया है, तो यू कैन से दैट इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ओनली। तो इससे आपका ये वर्क का आंसर आ जाएगा। एंड नाउ द फाइनल डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो आपने क्यू का आंसर और डब्ल्यू का आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर जनरली जो एक केयरलेस मिस्टेक्स और हो जाती हैं स्टूडेंट से, वो ये हो जाती है यहाँ पर डेल्टा वी लिखने में। ठीक है, साइन कन्वेंशन नहीं भूलने का, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाज गैस, इनिशियल वाज लिक्विड, एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट दिस आंसर। ठीक है, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? कैसे करना था वाला क्वेश्चन? नहीं, वैसे आप करेंगे लिक्विड सॉलिड में, वी विल हैव एन इरिवर्सिबल वर्सेस रिवर्सिबल का क्लासिफिकेशन। however we will do that when we will be talking about the second law of thermodynamics. ठीक है, फर्स्ट लॉ में हमने यहाँ पर इसलिए नहीं करा बिकॉज फर्स्ट लॉ में एज यू वुड नोटिस आइसोबेरिक कैलकुलेशंस फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आर द सेम। ठीक है, जैसा आपने आइडियल गैस में नोटिस करा था ना, इसलिए यहाँ पर आई डिड नीड नॉट सेग्रीगेट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, समझ में आया? आर वी ऑल फेमिलियर विद दिस कैलकुलेशन नाउ? ऑल राइट, चलो ठीक है। सो अब we need to apply first law of thermodynamics on chemical reactions. ठीक है, but we will start that in the next class itself. अभी we are not going to extend this. Next class में हम लोग first law apply करेंगे on chemical reactions. ठीक है, हाँ हाँ राइट अमन। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन गाइस? हाँ बोलो हर्ष। सर हमने पहली क्लास में किया था कि आइसोथर्मल कंप्रेशन किया था। सर उसमें जो आपने ग्राफ बनाया था इरिवर्सिबल का, हाँ तो सर हमने उसका मतलब ग्राफ बनाया कैसे, उसका पाथ डिफाइन ही नहीं है। हाँ तो ग्राफ नहीं बनाया ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन में द ओनली थिंग दैट वी वर एबल टू ड्रॉ वाज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बस इतना ही, ये इनिशियल और ये फाइनल। सर वो एक और ग्राफ बनाया था नीचे, और जिसमें तीन का कंपैरिजन कर रहे थे, एक मल्टी। हाँ इसीलिए सर। मैं बोला ना, इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था, इरिवर्सिबल का जो ग्राफ है वो क्या था, इरिवर्सिबल का ग्राफ वाज ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, बस ये तीन पॉइंट थे। दैट इज व्हाट द इरिवर्सिबल का ग्राफ वाज। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने से ही यू विल बी एबल टू बी इन कमांड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अदरवाइज यू विल बी लाइक यार इतने सारे फॉर्मूलाज मैं कैसे करूं। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे फॉर्मूलाज अपने आप आपको कंफर्टेबल होते जाएंगे। ठीक है, चलो ऑल राइट गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।